राज्य में एक ऐसी जाति है कि जाति नहीं, एक ऐसा समाज, एक ऐसी जाति जो 1950 के दशक से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते आ रही है, अपने आरक्षण के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ते आ रही है। और पान ताती तत्वा इसका पर्यायवाची नाम है जी। और यह समाज जो है सो आज़ादी के बाद से गुमनामी में था। एक्चुअली जो भारत सरकार का 1950 में जो गजट आया था 1956 में, तो पान समाज था जी। है, लेकिन इस समाज का आज तक राजनीतिक कोई भी हिस्सेदारी स्टिल आज तक कभी नहीं रही। इस बीच में कुछ हमारे जैसे लालू यादव जी आए 1990 में, क्योंकि हमारे समाज का कोई भी नेता नहीं था, तो लालू जी आने के बाद, क्योंकि हमारा आज़ादी के बाद से ही हम लोग जो है शेड्यूल कास्ट में हैं, लेकिन हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं होने के कारण हम लोग जो है सो वंचित रहे इससे। हम लोग का बुरा हाल है, प्रशासन पूरी तरह से चरमराई हुई है, शिक्षा पूरी तरह से बेकार बना बैठा है। आप मोदी जी की बात कर लीजिए, उन्होंने स्मार्ट सिटी का अनाउंसमेंट किया था। बिहार में स्मार्ट सिटी सिर्फ नाम पे कहीं पे देखने को नहीं मिला। 2014 से अभी तक आप देख लीजिए, परिवहन व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। मतलब और मुद्दे हैं तो हमारी पार्टी का है, क्योंकि इस पार्टी में ऐसा नहीं है कि ताती तत्वा के लोग ही सिर्फ सताए हुए हैं। राज्य में एक ऐसी जाति है कि जाति नहीं, एक ऐसा समाज, एक ऐसी जाति जो 1950 के दशक से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते आ रही है, अपने आरक्षण के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ते आ रही है। बीच बीच में कई नेता आए, आरक्षण के नाम पर इस पूरे समाज, इस पूरे तबके का वोट, भरपूर इस वोट का फायदा उठाया, लेकिन बाद में अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता का इतिहास रचकर अपनी पार्टी से इन लोगों को दूर कर दिया। आज यह समाज, जाति अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए एक पार्टी बन चुकी है। अखिल भारतीय पान महासंघ एक संगठन है जिससे गरीबों की आवाज़ बनकर एक पार्टी निकली जिसका नाम है इंडिया इनकलाब पार्टी। इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ राजकुमार दास, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, अखिल भारतीय पान महासंघ से प्रभारी और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष इंडिया इनकलाब पार्टी से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपको थैंक यू सो मच जी। और मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। तो चलिए इस वक्त हम पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं समाज के ऐसे तबके के बारे में जो अपने अस्तित्व की लड़ाई बहुत लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं। सर, आप सबसे पहले तो इस पे नज़र डालिए कि ये तातमा समाज क्या है, पान समाज क्या है। बहुत कम लोग हैं जो इसे जानते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत ही वाजिब है, क्योंकि ये एक्चुअली बुनकर समाज है हम लोग। और पान ताती तत्वा इसका पर्यायवाची नाम है जी। और यह समाज जो है सो आज़ादी के बाद से गुमनामी में था। एक्चुअली जो भारत सरकार का 1950 में जो गजट आया था 1956 में, तो पान समाज था जी। है, लेकिन इस समाज का आज तक राजनीतिक कोई भी हिस्सेदारी स्टिल आज तक कभी नहीं रही। इस बीच में कुछ हमारे जैसे लालू यादव जी आए 1990 में, क्योंकि हमारे समाज का कोई भी नेता नहीं था, तो लालू जी आने के बाद, क्योंकि हमारा आज़ादी के बाद से ही हम लोग जो है शेड्यूल कास्ट में हैं, लेकिन हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं होने के कारण हम लोग जो है सो वंचित रहे इससे। तो लालू यादव जी की सरकार आई तो उन्होंने हम लोग की तरफ देखा और 3 महीने के लिए आरक्षण दिया, और दुर्भाग्यवश कार्मिक विभाग से लेटर जाने के बजाय वित्त विभाग से गया और वो आरक्षण वापस ले लिया। इसके बीच हम लोगों का कोई भी देखभाल करने वाला नहीं था, क्योंकि हम लोग का पेशा बुनकर था, लेकिन वहाँ से हमारी अस्तित्व खत्म हुई। आज देख रहे होंगे भारत के कोने कोने में कोई टाइल का, कोई राजमिस्त्री का, ये सब काम करते थे। जब
मैं थोड़ी सी और डीपली बता देता हूँ। जी। इसके बाद हमारे जो एनडीए की सरकार आई और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने देखा कि ये जो ताती तत्वा पान समाज के लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा संख्या है, तो क्यों नहीं इनको हम लोग आरक्षण दें और इनका वोट वापस लें। जी। तो 2015 में नीतीश कुमार जी हम लोग को आरक्षण दिए और फिर 2024 में सितंबर में आरक्षण वापस ले लिया गया। तब चूंकि हम लोगों को पूरे भारत में ताती तत्वा समाज को लोगों को नाम लेते हुए शर्माते थे जी। लेकिन इसी के बीच में एक हमारे पान समाज के जननायक इंजीनियर आईपी गुप्ता जी का जन्म हुआ। क्योंकि देखिए आज़ादी के बाद से हर समाज का अपना नेता था। जैसे यादव जी का नेता लालू यादव, पासवान जी का नेता रामविलास पासवान, मुसहर समाज का नेता जीताराम मांझी जी, कुर्मी का नेता नीतीश कुमार जी। लेकिन आज़ादी के बाद से आज तक ताती तत्वा पान समाज का कोई भी नेता नहीं हुआ। इसका कारण हम लोग को आरक्षण से वंचित रखा गया। तो जब 2024 में हमारा आरक्षण छीना गया जी। तो हम लोग तुरंत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी मुख्यमंत्री से गुहार लगाए कि आप मिलिए और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दीजिए कि हमारा आरक्षण क्यों छीना गया, कि हमारा आज़ादी के बाद से 1950 से हम आरक्षित हैं। लेकिन हम लोगों की सुनने की तो बात है, मिलने से मना कर दिया जी। इस बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्म हुआ और उन्होंने सोचा कि अब जो है ना इस समाज को जगाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्लस्टर वाइज अक्टूबर 2024 को भितरवा से, जहां से गांधी जी ने नमक आंदोलन शुरुआत की थी, वहां से इन्होंने क्लस्टर वाइज छोटी छोटी सभा का स्टार्ट किए और जमीन से आसमान तक इन्होंने लोगों को अपने ताती तत्वा पान समाज को जगाते हुए हेलीकॉप्टर भी उड़ाया इन्होंने और लास्ट में आंदोलन का रूप दिया, जिसमें हम लोगों का स्लोगन था, हाको रथ हम पान है, गर्व से कहो हम पान है। और 13 अप्रैल तो हम लोगों ने दिया था 13 अप्रैल 2025 को, 13 अप्रैल 13 लाख पटना का गांधी मैदान, अपने पार्टी का निर्माण, कुछ भी करो लड़ो या मरो, गांधी मैदान भरो। और आप बिलीव नहीं करेंगी कि आज तक जो भारत के इतिहास में हम लोगों ने एक बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड ब्रेक किया, क्योंकि जेपी आंदोलन में 1 से 1.5 लाख लोग आए थे। वो ओरिजिनल भीड़ थे, कोई मतलब बनावटी भीड़ नहीं थी, बनावटी मतलब भारे की भीड़ नहीं थी। और हम सब ने देखा था अन्ना आंदोलन, उसमें भी 1 से 1.5 लाख लोग आए थे, वो एक्चुअल भीड़ थे। लेकिन इस बीच में लालू यादव की एक रैली हुई थी लाठी पिलावन, उसमें 3 लाख लोग आए थे, वो आए हुए भीड़ थे, लाया गया भीड़ था। इसके बाद 2013 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घोषित किया गया था कि ये एनडीए के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो पटना के गांधी मैदान में गवाह है 4 लाख लोग जुटान हुआ था और वो भी लाया हुआ भीड़ था। लेकिन 13 अप्रैल को चुपचाप हम लोगों ने गांधी मैदान को छोटा कर दिया। लेकिन मेरी शिकायत मीडिया कर्मियों से भी है जी, नेशनल मीडिया से खास करके, कि उन्होंने हमारे लोगों को कोई वैल्यू नहीं दिया। एक्चुअली जिस तरह से जितने भी सरकारें आज़ादी के बाद से हम लोगों को वोट बैंक बना करके रखा और उन्होंने समझा इस समाज का तो वोट बैंक है, इनकी क्या वैल्यू है, उसी तरह से चौथा स्तंभ मीडिया, नेशनल मीडिया हम लोगों को बिल्कुल ही तवज्जो नहीं दिया। नहीं तो आप देखिए 8 लाख लोग पटना के गांधी मैदान में आए और मीडिया कवरेज नहीं हो, ये तो बहुत अचरज वाली बात है। लेकिन हम लोगों ने इसकी बिना परवाह किए हुए हमारा आरक्षण छीना। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं कि जिस तरह से हमारा समाज
जी। खुशियां मना रहे हैं कि आज हमारे समाज का एक नेता इंजीनियर आईपी गुप्ता जी आए हैं, और हम लोगों का ऐसा मनसा नहीं था कि हम कोई राजनीति पार्टी बनाएं, लेकिन चूंकि हम बनानी पड़ी। हम लोग ने सोचा कि आंदोलन से घबराकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार हमारा आरक्षण वापस देंगे, लेकिन उसी समय अचानक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विचार आया कि ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये सरकार ऐसे नहीं मानने वाली है। तो उन्होंने उसी समय पटना के गांधी मैदान में 13 अप्रैल को इंडियन इनकलाब पार्टी का अनाउंसमेंट किया, और हम लोग आज एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरे हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगी, सिर्फ 6 से 7 महीने में हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नींद हराम कर रखी है, क्योंकि हमारा जो आंदोलन के बाद हम लोगों ने अभी हमारे जो पूर्वज हैं कबीर साहब, उनकी जन्म जयंती समारोह मनाया, उसमें अपार जनसंख्या, इस बीच में बीजेपी वाले भी हमारा देखा कबीर साहब की जन्म जयंती मनाने लगे, लेकिन उसमें 100-150 लोग, हमारे यहाँ 10,000 5,000 लोग का। एक सवाल रहेगा आपसे कि आपके इस पार्टी का उद्देश्य क्या है? हर पार्टी का एक उद्देश्य रहता है, तो क्या आपकी पार्टी सिर्फ एक तबके को लेके और अपने तबके को आगे बढ़ाने को लेके आगे बढ़ना चाहती है, या फिर इसमें बिहार का रोजगार और तमाम जो मुद्दे चल रहे हैं बिहार में, क्योंकि देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर ये उभर रही है, तो सवाल यही है कि विकास के तौर पर ही उभरेगी या फिर ये भी जातिवाद करेगी बाकी पार्टियों की तरह? देखिए, हमारी सबसे पहले तो हमारा यह उद्देश्य है कि हमारा पार्टी जो बना है, तो कभी भी कोई पार्टी एक जाति के नाम से पार्टी नहीं बनती है। हम जाति से जमात की ओर जा रहे हैं, तो हम अन्य जमात के साथ भी जुड़ेंगे, लेकिन मेरा पहला फोकस जिसके लिए हम आंदोलन किए, और आरक्षण हमारा पहला मुद्दा है। हमारा आरक्षण के साथ साथ चूंकि हम जमात की ओर भी जाएंगे, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ तांती तथवा पांच समाज ही लोग जो है ना परेशान हैं। बिहार में अब जो जैसे हमारी राजनीति पार्टी बनी है, तो जब, और आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इस बार बिहार विधानसभा में सत्ता की ताला और चाबी इंडियन इनकलाब पार्टी के पास ही होगी। इसका मैं प्रमाण दे रहा हूं कि जो 80 से 1 करोड़ की हमारी आबादी है, और आज तक कोई भी राजनीति हिस्सेदारी नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से हमारे महानायक इंजीनियर आईपी गुप्ता जी अपने समाज के लोगों को इकट्ठा किया है, मतलब हम लोग जहां जा रहे हैं वहां पे अपार जन समर्थन। अब तो है जात के साथ अन्य जमात के लोग भी जुड़ रहे हैं कि कौन सा ऐसा महानायक आ गया बिहार में कि रातों रात गांधी मैदान भर देते हैं, और जहां जा रहे हैं वहां पे जन सैलाब उभर रहा है। तो हम जात के साथ जमात के से जा रहे हैं, और आरक्षण के साथ साथ जिस तरह से बिहार में देखिए हॉस्पिटलों का बुरा हाल है, प्रशासन पूरी तरह से चरमराई हुई है, शिक्षा पूरी तरह से बेकार बना बैठा है। आप मोदी जी की बात कर लीजिए, उन्होंने स्मार्ट सिटी का अनाउंसमेंट किया था। बिहार में स्मार्ट सिटी सिर्फ नाम पे कहीं पे देखने को नहीं मिला। 2014 से अभी तक आप देख लीजिए, परिवहन व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। मतलब और मुद्दे हैं तो हमारी पार्टी का है, क्योंकि इस पार्टी में ऐसा नहीं है कि तांती तथवा के लोग ही सिर्फ सताए हुए हैं, अन्य समुदाय के लोग। क्योंकि देखिए बिहार में खास करके ऐसा माना जाता है कि जब एक बार जनप्रतिनिधि जीत करके गया, 5 साल बाद वो आता अपने क्षेत्र में, तो जो पैसे वाले संभ्रांत लोग हैं उनकी तो बात एमएलए सुन लेते हैं, लेकिन वो दबे कुछ भी लोग, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हों, राजपूत समाज, अन्य समाज के लोग हैं, तो हम लोग उनकी आवाज बन के उभरेंगे। और देखिए, अब आपने कहा कि 2015 में आरक्षण मिला पांच समाज को, लेकिन उसके पहले लालू यादव थे। लालू यादव ने बिहार में, उन्होंने वो दावा करते हैं कि बिहार में बहुत विकास किए, हर जाति को आगे लेके गए, तो क्या वो इस जाति को आगे लेके आना नहीं चाहते थे? उन्होंने आरक्षण तो दिया, लेकिन बाद में उन्होंने साथ क्यों छोड़ दिया? देखिए,
एक्चुअली क्या है कि हमारी समाज में जो है, हमारी जाति में तो संख्या बहुत थी। लालू यादव जी आए तो उन्होंने एक गरीबों का आवाज बन के उभरे, लेकिन हम लोग को वो वोट बैंक करके यूज किए। हम लोग को हमारी बदहाली पे छोड़ दिए। 3 महीने आरक्षण दिए, हमको लगा कि हमारा मसीहा जैसे औरों का है हमारा भी मसीहा बनेंगे, लेकिन हम लोग का बेड़ा गर्क करके चले गए। उसी तरह से 2015 में नीतीश जी आए, वोट बैंक बनाए और मजे लेते रहे। और 2024 में जब हमारा आरक्षण छीना तो हम लोग नीतीश जी से गुहार लगाते रहे कि हमारा आरक्षण क्यों छीना गया। आप सुप्रीम कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक रिव्यू पिटीशन तो डाले, लेकिन हमारी बात तो छोड़िए, मिलने से मना कर दिया। इससे आंदोलन से घबरा कर, मजेदार बात आपको बता रहा हूं, अभी 1 महीना पहले इन्होंने रिव्यू पिटीशन डाला। 1 साल बाद। मजेदारी बात देखिए, 1 साल बाद। तो ये भी तो हो सकता है कि अब चुनाव का वक्त भी सामने आ रहा है, तो वोट बैंक भी तो हासिल करना है। तो 2015 का खेल तो 2025 में भी हो सकता है। तो यही तो मैं बता रहा हूँ ना। इन्होंने जब रिव्यू पिटीशन की जरूरत थी तो इन्होंने समझा ना कि ये ताती तत्वा समाज तो हमारा खरीदा हुआ वोट बैंक है, इनसे क्या फर्क पड़ता है। तो हमारे ही समाज के कुछ तथाकथित नेता लोग नीतीश कुमार जी को, मोदी जी को बोला कि आप जो है सो एक रिव्यू पिटीशन का गेम खेल दो, ताकि, क्योंकि ये समाज तो भोला वाला है, तो हम इससे इनका वोट खरीदेंगे। लेकिन इनको नहीं पता था कि जिस तरह से इंजीनियर नीतीश कुमार जी हैं, उसी तरह से चौके पे छक्का इंजीनियर आईपी गुप्ता जी मारने के लिए तैयार बैठे हैं। इसीलिए एक बात और बता रहा हूँ, ये जो रिव्यू पिटीशन डाला तो हम लोगों को तो भरमाने का काम किए हैं कि देखो सरकार जो है रिव्यू पिटीशन डाल दिए हैं, क्योंकि 2025 में इलेक्शन है, दिखावा। लेकिन आंशिक जीत भी हमारी हुई, क्योंकि आंदोलन से घबराकर जो सरकार मिलने से मना कर दी, अगर 1 साल बाद वो रिव्यू पिटीशन डाल रहा है तो आप समझिए कि एक आंशिक जीत तो हमारी हुई। लेकिन हमारे समाज के लोग इनके भरमाने जाल में आने वाले नहीं हैं। और इस बार 80 से 1 करोड़ की आबादी वोट की चोट देंगे और सत्ता की, फिर से कह रहा हूं, ताला चाबी अपने पास रखेंगे। और देखिए, आपने अभी कुछ देर पहले कहा था कि आप सत्ता की ताला चाबी तो अपने पास रखेंगे और आने वाले भविष्य में मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री का दावा भी ठोकेंगे देश में। हमारा एक्चुअली क्या है, देखिए हम बुनकर समाज से आते हैं। हमारे बुनकर समाज में तांती, ततबा, जुलाहा, कोली, कोरी, ये सारा मिलाकर पूरे भारत में 15 से 20 करोड़ की आबादी है। और 20 करोड़ की आबादी है और हमारी कोई राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं है। तो हम लोग फिर से एक बार संगठित होने, जिस तरह से बिहार में हमने तांती, ततबा, पांच समाज इकट्ठा हुए हैं, अब 2027 में उत्तर प्रदेश में लड़ाई करेंगे। इसके बाद 2029 में आपके चैनल के माध्यम से मैं तकरीबन जिस चैनल पे बैठता हूँ दावे के साथ बोलता हूँ कि हमारे जो इंजीनियर आईपी गुप्ता है वो करिश्माई नेता हैं। और 2029 में जो हमारी आबादी 20 करोड़ की होगी तो इंजीनियर आईपी गुप्ता जी भी भारत के प्रधानमंत्री के रेस में रहेंगे, क्योंकि 20 करोड़ की आबादी को आप झुठला नहीं सकते हो। लेकिन प्रधानमंत्री बनना इतना आसान नहीं है ना, क्योंकि सब देखिए, हिंदुस्तान का एक इकलौता नेता होता है, जो एक राज्य की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो इतना वोट लेना और जनता में कॉन्फिडेंस पैदा करना अपने आप को लेके बहुत बड़ी बात है। तो क्या आपको लगता है कि आईपीजी जो है वो कर पाएंगे ऐसा? देखिए, एक्चुअली आप आईपी गुप्ता जी को नहीं जानते हैं जी। अब मोदी जी जब आए थे तो उनका विजन था, लोग सोच करके आए थे कि मोदी जी का, आप जानते तो नहीं थे ना कि मोदी जी क्या करेंगे। अब चूंकि उनका प्रोटोकॉल घेरा बन गया है तो हर चीज के लिए मोदी जी वर्ल्ड में जाने लगे हैं। तो उसी तरह से इंजीनियर आईपी गुप्ता जी जब आएंगे, उनके विजन को आप देखेंगे, समझेंगे, तो ये शायद मोदी जी से 100 गुना ज्यादा उनका विजन है। क्योंकि देखिए, हम लोग जमीन से जुड़ के काम कर रहे हैं, हम लोगों को पता है कि हमारा मसीहा किस रूप में काम कर रहा है। अब आप देखिए, आंदोलन के बाद लोगों ने बोला ततमा ठंडा हो गया है, और
आए दिन कभी हम लोग इंडियन इनकलाब शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं है जो हम लोग चैन की नींद बैठे हुए हैं। हर दिन अपने जनता के लिए। और प्रधानमंत्री की बात बता रहे हैं, चूंकि 20 करोड़ की आबादी है तो हमको अब संगठित करना है। तो हम लोग जुड़े आज राइट नाउ आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पटना लखनऊ के प्रेस क्लब में उनका मीटिंग चल रहा है बुनकर समाज का, जिसमें कोली हमारा है कि हम लोग पूरे भारत में 20 करोड़ की आबादी को संगठित करेंगे, तभी हम प्रधानमंत्री की रेस में रहेंगे। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री की रेस में इंजीनियर आईपी गुप्ता जी का नाम आपको जरूर सुनाई देगा 2029 में। अब देखिए, हम थोड़ा पिछले टाइम में चलते हैं, 17 अगस्त 1995 में चलते हैं, जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा में खड़े होकर कहा था कि ये एक जाति है और इनको तवज्जो देना चाहिए। तो जब वो उस वक्त कह रहे थे, तो आज के विधानसभा में क्या कुछ भी नहीं बोलते हैं, इस समाज के बारे में जिक्र ही नहीं करते वो। अब देखिए, एक्चुअली क्या है, हर लोग हमारे समाज के लिए मुद्दा उठाएं। और आप 95 में नीतीश जी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने मंत्री जी को एड्रेस किया था कि इन समाज को मिलना चाहिए। और कैसी विडंबना है, स्वयं अभी मुख्यमंत्री है और स्टेट में भी सरकार है उनकी, केंद्र में भी सरकार है, लेकिन मुंह पे ताला लगा हुआ है, क्योंकि वो लोग वोट की राजनीति करते थे ना। लेकिन इसलिए इस बार किसी का दाल नहीं गलने वाला है, हमारा दाल। और एक बार और बता रहा हूं, हो न हो, आप हो सकता है तो कोई अचरज नहीं होगा, इस बार हो सकता है तो इंजीनियर आईपी गुप्ता जी भी मुख्यमंत्री के भी रेस में रहेंगे। क्योंकि एक विधायक मधु कौरा जी अगर मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो इस बार हमारे पास भी सत्ता की चाबी होगी, तो हो सकता है हमारे आईपी गुप्ता जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, 2024 में जब आरक्षण छीन लिया गया तो आईपी गुप्ता जब वहां पे मिलने मुख्यमंत्री जी से गए तो उनका क्या रवैया रहा? मिलने से मना कर दिया, बात तो बहुत दूर की बात है। तभी तो हम लोगों ने आंदोलन छेड़ा कि ये भाई ये ऐसे नहीं मानने वाले हैं, अब हम अपने समाज को इकट्ठा करना है। और अब हमारा समाज पूरी तरह से एकजुट हो चुका है और वो उनका यही कहना है कि हम भूखे मरेंगे, लेकिन हमारा नेता इंडियन इनकलाब पार्टी, जो हमारे नेता जहां कहेंगे वहीं वोट देंगे। इस बार हम किसी का नहीं सुनेंगे और अपने पार्टी, और हम लोग खुशी भी मना रहे हैं कि अब हमारे समाज का एक नेता भी हुआ है और हमारी पार्टी भी हुई है। और यह पार्टी ऐसी बनेगी जो बिहार के हर दबे कुचले लोगों के साथ हम लोग उनका उचित सम्मान देंगे, जो आज किसी सरकारों ने नहीं किया है। देखिए, अभी विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, बिहार का बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। महज कुछ दिनों में ही चुनाव आयोग हो सकता है कि तारीखों की घोषणा भी कर दे। अब ऐसे में बिहार में कुछ ऐसे मुद्दे ज़मीनी हकीकत पे हैं जिनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बिहार में रोज़गार नहीं है। बिहार में जैसा आपने कहा कि जो दबे कुचले दलित लोग हैं उनके साथ अच्छे सरकार जो है रवैया व्यवहार अच्छा नहीं है उनका। कुछ लोग ये कहते हैं, जब हम धरातल पर उतरते हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के वो पढ़ते हैं, विद्या के संस्थान में पानी भरा हुआ है, बेंच गायब है। अभी आपने हाल ही में खबर और सुनी होगी कि बिहार के अस्पताल के आईसीयू में घुस के गोली मारी जा रही है जी। तो क्या ये कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन व्यवस्था पे और नीतीश कुमार की सरकार पे सवाल खड़े नहीं करते हैं? देखिए, ये बिल्कुल आपने सही बोला है। ये जंगल राज पार्ट 2 का आगाज शुरू हो चुका है बिहार में जी। क्योंकि शिक्षा पूरी तरह से चरमराई हुई है और आज़ादी के बाद से अभी तक बिहार का पलायन नहीं रुका है, सबसे बड़ा मुद्दा है। और देखिए, बिहार से अलग हुआ झारखंड, बिहार से 70 साल आगे है। बिहार तो मतलब झारखंड तो बहुत ज़्यादा, वही मैं बता रहा हूँ ना, मैं टेक्निकल चीज बता रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश से अलग राज्य उत्तराखंड बिहार से 80 साल आगे है। मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य छत्तीसगढ़ बहुत आगे है, बहुत आगे है। और बिहार उसी तरह से क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, पार्टी बदला, लेकिन जो भी सरकार आई जनता के प्रति कोई जवाबदेही दे ही नहीं रहा। और उसमें हम जनता भी कुछ जिम्मेदार हैं, लेकिन
जब तक आपका नेतृत्व सशक्त, मजबूत और ईमानदार नहीं होगा तब तक ये ढुलमुल रवैया होता रहेगा। हॉस्पिटलों का हाल मैं बता नहीं सकता हूँ, बदहाली है, मतलब कि प्राइवेट डॉक्टरों का एक छत्र राज है। और प्रशासन, पुलिस प्रशासन, 1 लाख रुपया आप दे दीजिए पुलिस वाले को और किसी के घर पे आप कब्जा करवा लीजिए। प्रशासन, भ्रष्टाचार। अब आप एक जमीन का मैटर ले लीजिए, आप एक जमीन रजिस्ट्री कराते हैं, उसका मोटेशन कराने जाते हैं, सीओ वहां पे कम से कम 1 लाख दलाल रखे हुए हैं, उससे आप नाक रगड़ते रहो, आपका वो मोटेशन नहीं होगा। मतलब बिहार का जंगल राज पार्ट 2 आप देखिए ना, हॉस्पिटल में आकर के आपने पार्ट 2 कहा, पार्ट 1 किसके राज में था? पार्ट 1 जंगल राज लालू जी के समय में था। अब ये देखिए, सुशासन बाबू नाम हुआ था जब वो शुरू में आए थे तो 5-6 महीना लगा था कि अब बिहार का कोई कायाकल्प करने वाला आ गया है, लेकिन वो फिर उसी बयार में चलने लगे, क्योंकि इन लोगों को जनता से कोई सरोकार नहीं है, दूरों दूर सरोकार नहीं है, अपना पेट भरना है और जनता भाड़ में जाए। इसी के उपज में हम लोगों ने बहुत, मतलब कि बहुत मशक्कत करनी पड़ी। नहीं, मैं बहुत जल्दीबाजी होगा अपने बारे में कहना, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना जरूर अपने बिहार के भाइयों को कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार मित्रों इंडियन इनकलाब पार्टी की तरफ देखिए। आपकी पूर्णतः आशा तो नहीं, लेकिन अनुरूप जरूर करने का मैं दावा लेता हूँ। और बिहार की जनता त्राही त्राही कर रही है, वो चाह रहा है कि कोई हमारा आए। एक छोटा सा उद्योग नहीं है, एक साइकिल का उद्योग नहीं है, और जो चीनी मिल से जितना इनकम जनरेट होता, मोदी जी 10 बार गए कि इस बार आऊंगा तो यहाँ का चीनी लेके जाऊंगा, एज इट इज है, सारा कल पुर्जा खत्म हो गया है। तो जब इलेक्शन आता है तो वहां बड़ी बड़ी बातें हो करके वापस आ जाते हैं। और केंद्र सरकार की, बिहार के कितने भी केंद्रीय मंत्री बनने बैठे हैं, लेकिन एक भी लोग बिहार के लिए नहीं देखे। सब लोग अपने अपने मस्ती में हैं और बिहार के जनता को त्रस्त कर रखा है। इसलिए मैं फिर भी बार बार कह रहा हूं, एक बार इंडियन इनकलाब पार्टी की तरफ आपको देखना चाहिए। तो आपने दर्शकों तक हमारी बात पहुंचा दी और अपनी भी। देखिए, अब सवाल आपसे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेके है। आपने देखा होगा कि पटना में और देश की राजधानी दिल्ली में अलग अलग जगह पे जंतर मंतर, ITO, बच्चे जो ISC के स्टूडेंट हैं, SSC के स्टूडेंट हैं, वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात को लेके कि अचानक से फॉर्म निकलता है और अचानक से उसको डिसमिस कर दिया जाता है। 10 मिनट पहले पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, 10 मिनट पहले पता चलता है कि डेट बदल गया, अब नहीं होगा। तो इन सब मामलों में बच्चों का कहना है कि या तो हमारा जो पैसा है किराए भाड़े का खामियाजा सरकार भुगते और टाइम से पारदर्शिता के साथ परीक्षा करवाई जाए। ये तमाम उनकी मांगे हैं। तो सबसे पहले सवाल बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे है कि आखिर भविष्य के साथ मजाक कब तक? देखिए, इसमें बहुत तगड़ा भ्रष्टाचार है, क्योंकि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो चल रहे हैं ना, ये सब उन्हीं के हाथ में चाबी है। सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। वो बोल रहा है, एक बार आपको बता देगा और कहेंगे इंस्टीट्यूट बंद कर दो, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, लेकिन मेन जड़ जो है ना, इनका जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर है ना, सारा चाल वहीं से शुरू हो रहा है। और ये सारी चाबी की जड़ वही है। सरकार देख करके आंख बंद करके रखी है। जैसे एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, कोचिंग सेंटर का माफिया बना हुआ है, वो हर चीज पे कब्जा करके रखा है। अच्छा। ये तो हमारे बच्चे इतने मेहनती है, मेधावी है, उनका सही चीज का यूटिलाइज नहीं हो रहा है। और जो आदमी जो प्राइवेट कोचिंग वाले हैं उन पे पूरी तरह से हावी हो रखा है, चाहे SSC का हो, किसी भी चीज का हो। तो ये है। दूसरा, आप देखिए, अभी बिहार ने शराबबंदी कर दिया इन्होंने, अच्छा काम था, लेकिन उन्हीं के प्रशासन के लोग, पुलिस वाले, कोई भी हो, घर में जाके आपको शराब का बोतल पहुंचाया जाता है। जो लोग कभी भीख मांगना चाहते थे, आज वो करोड़पति बन बैठे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं ना कि व्यवस्था और सरकार जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक हमारे बच्चे का भविष्य हो। किसानों का बदहाल है हर सेक्टर में। पूरे भारत में बिहार 100 साल पीछे है। तो ये जो बातें, ये तो नई बातें नहीं है, क्योंकि हर जगह है ना प्राइवेट सेक्टर पे कैप्चर
कैप्चर किया हुआ है। जब तक इसके चुंगल से कोई मजबूत सशक्त मजबूत सरकार नहीं आएंगी तब तक नहीं होगा। अब आप कहना चाहती हैं हाँ। कि मैं एक छोटी सी पार्टी हूँ, 7-8 महीने की पार्टी है, हाँ। आप सरकार में आकर के क्या कर लेंगे। हाँ। लेकिन सरकार में मान लेते हैं अगर हमारा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, चाबी रहेगा, तो हम अपनी बातों को तो रख सकते हैं ना कि इस तरह से चलो, नहीं तो तुम्हारा समर्थन तुम्हारे पास, मैं कहीं और चला। तो इस बार जो है ना हम अभी सुविधा की राजनीति करेंगे और जहां हम अपने जनता की आवाज़ बन करके उभरेंगे उनके साथ रहेंगे और कभी भी उनको ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि आपके साथ और पार्टी की तरह इंडियन इनकलाब पार्टी भी धोखा दे रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी होगा। अपनी बातों को अच्छे से रखना, लेकिन भरोसा रखें हम लोग बहुत जल्दी बहुत अच्छा काम करके देंगे अपनी जनता को। और देखिए इस बार बिहार का समीकरण बदलता नजर आ रहा है। जनसुराज पार्टी उभर रही है एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे जी, और जेडीयू और एनडीए की जो गठबंधन है ये मिली भगत की सरकार है या यूं कह लें कि डबल इंजन की सरकार है। ये दोनों साथ में काम कर रही हैं और आरजेडी है और साथ में अब आपकी भी पार्टी एक उभर रही है इंडियन इनकलाब पार्टी करके। तो देखिए बिहार का समीकरण इस वक्त बदलता दिख रहा है क्योंकि युवा इस वक्त अपने मुद्दों को लेके वोट दे रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार आने की संभावना है? वापस से नीतीश कुमार आएंगे या फिर बिहार का समीकरण बदलेगा? देखिए अभी तो जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार, दोनों सरकार को लोगों ने देखा है और अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है और हर लोगों के पास मोबाइल फोन है, तो हर लोग जो है ना हर दूसरे का क्रियाकलाप देख रहे हैं। तो अभी तो बहुत जल्दीबाजी में हम बोल सकते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार आएगी या इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों का जो रुझान मैं देख रहा हूँ, अभी कुछ लोग एकदम अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं और देख रहे हैं कि हमको किसके तरफ जाना है। अब चूंकि हम लोग भी कोशिश में लगे हैं कि हमारी बात को एक्सेप्ट करें, हम उसके तरफ हमारा दोनों तरफ से गठबंधन से बात चल रहा है। हमारा जो आरक्षण की बात करेगा हम उसके साथ जा करके, लेकिन इतना तय है पक्ष या विपक्ष जिधर हम जाएंगे हम उधर ही सरकार बनाएंगे। तो जनता और बिहार की जनता और खास करके युवा वर्ग इंडियन इनकलाब पार्टी के तरफ भी देख रही है कि शायद इनमें इनके नेता का एक विजन अलग है, क्योंकि अब हम लोग पूरी तरह से चुनाव के मैदान में उतरेंगे और हम अपने नेतृत्व जो हमारे करिश्माई नेता है उनके विजन को बताएंगे। तो निश्चित तौर पे हम जिधर जाएंगे उधर की सरकार बनाएंगे। और आपके माध्यम से ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जनता को पूरी भरोसे के साथ उनके हक और उनके हुकूक पे काम करेंगे। और सरकार अभी जनता दो तरह से माइंडेड में बती हुई है कि हमको किसको जाना है, क्योंकि पूर्व में लालू यादव की सरकार की भी उनका अनुभव है, अब नीतीश जी का भी अनुभव लग रहा है। तो क्योंकि नीतीश कुमार जी का विवेक थोड़ा सा एज के कारण ये हो गया और उनके ऊपर सारे राजनीति नीतीश कुमार को कहते हैं कि थोड़ी मानसिक लॉबी पूरी तरह से हावी है, सही से काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पे अभी जनता अपना पिटारा नहीं खोल रहा है, लेकिन बहुत जल्द ही इसका भी आ जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है, क्योंकि बहुत जल्दी होगा। मैं इस चीज़ पे आपके मन से नहीं बता सकता कि किसकी, क्योंकि हम खुद पक्ष में या विपक्ष में उधर जाकर के फिर मैं अपनी बात साफ गोई से आपके सामने रखूंगा। अब देखिए आपकी पार्टी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे उभर रही है बिहार में और कहते हैं कि दरिया जब समंदर से मिले तो फिर वो दरिया नहीं रहता, वो समंदर बन जाता है। तो आपकी पार्टी किस पार्टी के साथ गठबंधन में है? अगर वो एनडीए में जाती है तो मान लीजिए कि फिर आपकी विचारधारा और आपकी विजन तो फिर वही पीछे चली जाएगी, क्योंकि हो सकता है ना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पार्टियां आती हैं अपने विजन को सामने लेकिन फिर समुंदर में जाती हैं तो दरिया दरिया नहीं रहता। वही बात है, क्या आप अपने विजन को उस वक्त भी आगे रखेंगे अगर एनडीए के साथ गठबंधन करते हैं, जेडीयू के साथ करते हैं? देखिए अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की दोनों पार्टियां से बातें चल रही हैं और हम लोग किसी के पास जा नहीं रहे हैं, वो खुद आ रहे हैं और हम जिसके साथ जाएंगे उनके साथ लायबिलिटी बनने वाला काम नहीं करेंगे। एक होता है ना कि हम उनके साथ
तोल मोल के नहीं। हाँ। हमारा उनके साथ लेबिलिटी, हम एसेट बन के जाएंगे उनके साथ, हमारा ये है सिद्धांत। अच्छा। और हम सुविधा की राजनीति अभी करेंगे। अगर आप हमारी बात को मानेंगे तो मैं आपके साथ चला जाऊंगा, आप नहीं मानेंगे तो मैं इधर चला जाऊंगा। अभी हम स्वार्थ की राजनीति लेकिन ये करेंगे। कैसे पता करेंगे कि वो किसी स्वार्थ में हाँ नहीं कर रहे हैं? हो सकता है कि आपको अपने साथ लेने के लिए, वोट बैंक लेने के लिए, जनता का सपोर्ट लेने, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा तबका है ये जो पान समाज है। ऐसे में हो सकता है कोई भी नेता लालच में आपके साथ गठबंधन तो कर ले, फिर आपकी बात न माने बाद में। नहीं, हम उनसे रिटेन में लिखवा के लेंगे ना कि आप अपने मैनिफेस्टो में लिख के दीजिए, क्योंकि देखिए हम अपने जनता के साथ कभी छल नहीं करेंगे और हम लोग मर जाएंगे, लेकिन जो हमारी भोली भाली जनता, क्योंकि आज़ादी के बाद से एक नेता उनके घर में पैदा लिया है, तो उनके साथ हम लोग कभी छल नहीं। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ ना कि हम सुविधा की राजनीति करेंगे या बेईमान की राजनीति करेंगे। आप हमारी बात को करेंगे, मैं आपके साथ पहुंच जाऊंगा, आप नहीं करेंगे तो मैं इधर पहुंच जाऊंगा, नहीं तो तीसरा विकल्प भी मेरे पास, फिर हम 160 सीट से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। निर्दलीय नहीं, अपनी पार्टी के साथ लड़ेंगे अपने ना, पार्टी के साथ। हाँ, 150-160 सीटों पे लड़ेंगे। आपको और कॉन्फिडेंस है कि मतलब 100% है, मैं बता रहा हूँ ना। मैं आप मिलेंगे हम लोग और आप हमें थैंक्स भी करेंगे कि इस बार सत्ता की ताला चाबी तांती तत्वा पान समाज इंडियन इनकलाब पार्टी के हाथ में होनी तय है। क्योंकि मैं अपनी जनता को देख रहा हूँ ना, 80 से 1 करोड़ जनता को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारा बहुत बड़ा तबका है ये। जी। ऐसे में इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन देखिए सवाल वही फिर से घूम फिर के आता है कि बिहार में जो इतने सारे लोग रहते हैं, भारत भी है वैसे एकता में अनेकता के नाम से जाना जाता है, तो बिहार में भी सिर्फ तांती तत्वा और पान समाज नहीं है, हालांकि दोनों एक ही है, उपनाम है बस। तो आप अदर लोगों के लिए भी कुछ करेंगे या फिर स्पेसिफिक इसी पार्टी के? नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया ना कि हमारे, जब हम राजनीति पार्टी में आए हैं तो हमारे लिए पूरा समाज, अन्य समाज और हमारा समाज सब एक परिवार है, तो हम सबके लिए वही करेंगे। लेकिन मैं जिस मुद्दे के लिए पहले आया हूँ, पहले मेरा आरक्षण, और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने बिहार के सभी भाइयों को, खास करके तांती तत्वा पान समाज को बताना चाहता हूं, आपका आरक्षण 100% आएगा। हम लोग अब अपने आरक्षण के लिए नहीं, आज़ादी के बाद से जो आज तक हम लोग को अनदेखा किया गया है, राजनीति हिस्सेदारी लेंगे, सीने पे चढ़ के लेंगे और देना मजबूरी होगा। तो हम लोग अपनी राजनीति के साथ अन्य समाज के लोगों को वही अधिकार देंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत दबे कुचले लोग हैं ना, तो उनका तो हमारा राइट बनता, अधिकार बनता है कि सबके साथ वही व्यवहार होगा जो अपने साथ करेंगे। अच्छा, ये भी एक फोकस करने वाली बात है कि आपने कहा कि तांती तत्मा जो एक जाति है, ये सबसे पहले बहुत ज़्यादा हाईलाइट मुद्दे में नहीं थी, ये लोग किनारे कर रहे थे, लेकिन आईपी गुप्ता कैसे आए राजनीति के दौर में, कैसे वो एक आवाज़ बने अपने लोगों की, कैसे? मैं बता रहा हूँ ना, वही तो जब आरक्षण हमारा छीना 2024 में, तो जब हम लोग नीतीश कुमार जी के पास गए, उन्होंने मिलने से मना कर दिया, तो उनका दिमाग में एक आया कि अब जो है ना, सरकार मिलने से मना कर दिया तो हम लोग एक आंदोलन छेड़ते हैं। तो उन्होंने नाम दिया, हाको रथ हम पान है, गर्व से कहो हम पान है। हाको रथ मतलब रथ चलाओ कि मैं ही पान हूँ, बिल्कुल, और गर्व से कहो, क्योंकि पूरे भारत में अब जो है ना, पान समाज के लोग जानने लगे। पहले लोग शर्माते थे, तब जब हम लोग क्लस्टर वाइज जो है सो पूरे बिहार में शुरू किए, तो वहीं से हमारे इंजीनियर आईपी गुप्ता जी महानायक बन के चले, और रिकॉर्ड भी तोड़ा हमने, गांधी मैदान को छोटा किया, और अभी तो ये कारवां चला है, आगे आगे देखते जाइए। बहुत लंबी हमारी बहुत लंबी लड़ाई है हम लोग, और इसमें 100% हम लोग सिद्धि पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ साथ ईश्वर का भी, क्योंकि हम लोग नेक नियत से काम कर रहे हैं। अपने समाज के साथ अन्य समाज को भी वही दर्जा देंगे जो अपने समाज के लिए सोच रहे हैं। जी, तो 1950 के दशक से एक ऐसी जाति जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, अर्जुन बनके, जिसका सारथी चलाने वाला कोई नहीं था, बीच बीच में भगवान कृष्ण बनके कोई ना कोई नेता आए, लेकिन
उन्होंने इतिहास बदल दिया। तो आज ये जाति खुद अपनी सारथी भी है, अपने नैया की खेवैया भी बन के सामने आ रही है। और हमारे साथ उन्हीं में से एक, उन्हीं के स्पेशल, उन्हीं के लोकप्रिय नेता राजकुमार दास, जो कि दिल्ली के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो इनसे हम बात कर रहे थे, इनसे पूरे जाति के बारे में आपने सुना, आपने जाना। तो आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा तबका है हिंदुस्तान का जो अभी लोग जान रहे हैं और जानने की कोशिश भी कर रहे हैं, और हो सकता है कि 2029 तक ये बहुत अच्छे से लोग जाने लग जाएं। तो सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा किए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपने, क्योंकि जी, एक लाइन में बताऊंगा, इस समाज को मीडिया ने जिस तरह से ठुकरा के रखा था, लेकिन आपने इस नाचीज जाति को मौका दिया। मैं आपके व्यूअर को भी बताता हूं, बहुत ही प्रबुद्ध पत्रकार हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इन चैनल को भी हमेशा सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।